दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हमने एडीएक्स इंडिकेटर के सेकंड पार्ट के कंटेंट्स को रखा है। अब हम यहाँ पर एडीएक्स फॉर्मेशन की डाटा प्रोसेसिंग को समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम अपनी डाटा प्रोसेसिंग की जो हमारी फाइनल सीट है, ये डाटा प्रोसेसिंग की फाइनल सीट है। ये डाटा प्रोसेसिंग की फाइनल सीट है। इसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, इस सीट को। अब इस सीट के अनुसार हम एडीएक्स इंडिकेटर को समझेंगे। यहाँ पर हमने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से शेयर के डाटा की प्रोसेसिंग की है एडीएक्स इंडिकेटर को बनाने के लिए। और शेयर के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम से शेयर के डाटा को प्रोसेस करते हुए हमने प्लस डीआई परसेंटेज, माइनस डीआई परसेंटेज और डीएक्स परसेंटेज को कैलकुलेट किया है। और यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एडीएक्स इंडिकेटर का एक प्रोटोटाइप भी यहाँ पर लगाया है। ये एडीएक्स इंडिकेटर का प्रोटोटाइप यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ पर जो प्लस डीआई परसेंटेज कॉलम में आपको जो फिगर्स दिख रही हैं, ये प्लस डीआई परसेंटेज का कॉलम है। इसमें जो भी आपको फिगर्स दे रही हैं, दिख रही हैं, ये फिगर्स प्लस डीआई लाइन को फॉर्म करती हैं। इन्हीं फिगर से प्लस डीआई लाइन बनाई जाती है। प्लस डीआई लाइन कौन है? ये प्लस डीआई लाइन है। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो लाइन है, यहाँ पर से स्टार्ट हुई है, ये प्लस डीआई लाइन है। ये दिस इज डीआई लाइन, प्लस डीआई लाइन। ये ये प्लस डीआई लाइन। और जो माइनस डीआई परसेंटेज वाले कॉलम में जो आपको फिगर्स दिख रही हैं, ये सारी फिगर्स, ये माइनस डीआई लाइन को फॉर्म करती है। माइनस डीआई लाइन कौन है? जो एडीएक्स इंडिकेटर का प्रोटोटाइप है, इसमें जो माइनस डीआई लाइन है वो यहाँ पर से स्टार्ट हो रही है। देखिए, ये रेड कलर की लाइन है, यहाँ पर से स्टार्ट हो रही है, ये माइनस डीआई लाइन। इस माइनस डीआई परसेंटेज से ये माइनस डीआई लाइन फॉर्म होती है। और जो है एडीएक्स की फिगर निकल के आई है, दिस वन। ये एडीएक्स की फिगर जो निकल के रही है, इस एडीएक्स की फिगर से जो लाइन बनती है, वो लाइन ये है। ये आपको दिख रही है, यहाँ पर से ऑरेंज कलर की एक लाइन शुरू हो रही है, ये फिर ग्रीन हो जा रही है। ये वाली एडीएक्स लाइन, इसे एडीएक्स लाइन कहते हैं। एडीएक्स इंडिकेटर की लाइन भी कहते हैं इसे। ये लाइन जो फॉर्म हो रही है वो इस डाटा से, इस कॉलम में जो डाटा होंगे उनसे फॉर्म होगी। इस एडीएक्स कॉलम में जो डाटा है, इस एडीएक्स कॉलम में जो डाटा है उनसे ये वाली लाइन फॉर्म होगी, जिस लाइन को मैंने अभी पेन से आपको समझाया है, दिखाया है। इस प्रकार से अब आप यहाँ पर यह भी समझ गए हैं कि किस डाटा से हमारे इंडिकेटर की कौन सी लाइन बनती है। इस 28 कैंडल के बाद जो भी कैंडल बनेंगी, उन कैंडल्स के डाटा से जो हम प्लस डीआई परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, माइनस डीआई परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और डीएक्स कैलकुलेट करेंगे, और डीएक्स से जो एडीएक्स कैलकुलेट होता चला जाएगा आगे भी, उन सबसे हमारी लाइंस आगे बढ़ती चली जाएंगी। और ये लाइंस कंटिन्यूस बेसिस पर प्लस डी वन से प्लस डीआई परसेंटेज से प्लस डीआई लाइन, माइनस डीआई परसेंटेज से माइनस डीआई लाइन, और एडीएक्स से एडीएक्स इंडिकेटर की लाइन लगातार बनती रहेंगी। जैसे जैसे शेयर में हर डे में ट्रेड होगा, उसी हिसाब से ये लाइंस भी आगे बनती चली जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस डिस्कशंस में भी बता दिया है कि यहाँ पर हमने एडीएक्स इंडिकेटर की जो डाटा प्रोसेसिंग की है, और जो हमने हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की जो फिगर्स ली हैं, जो हमारी बेस फिगर्स हैं, एडीएक्स इंडिकेटर को कैलकुलेट करने की जो बेस फिगर्स हैं, उन बेस फिगर्स को जो हमने लिया है वो सब इमेजिनरी, ये काल्पनिक है। आप भली प्रकार एडीएक्स कंस्ट्रक्शन को समझ सकें, एडीएक्स कंस्ट्रक्शन की डाटा प्रोसेसिंग को समझ सकें, उसके लिए मैंने ये सब डाटा पॉइंट्स डिवाइस किए। और ये तो आपको पता ही है कि हमारा एडीएक्स कंस्ट्रक्शन जो है वो हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की जो फिगर्स हैं इन पे आधारित। सारा एडीएक्स इंडिकेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो इन 4 फिगर्स पर डिपेंड है। उसी से हमने ये सारी डाटा प्रोसेसिंग की और हमने अपने इंडिकेटर को फॉर्म किया है। अब हम इस डाटा प्रोसेसिंग को समाप्त करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फिर डिस्कशन करते हैं।
आपको समझाने के लिए, क्योंकि इन बातों को समझकर ही आप बेहतर ट्रेडिंग कर पाएँगे और एडीएक्स इंडिकेटर का बेहतर इस्तेमाल कर पाएँगे। एडीएक्स इंडिकेटर की डाटा प्रोसेसिंग के दौरान ज़रूर आपके दिमाग में ये आया होगा कि जो हम अप मूव और डाउन मूव कैलकुलेट करते हैं और उस अप मूव और डाउन मूव से अप मूव और डाउन मूव से प्लस डीएम और माइनस डीएम को कैलकुलेट करते हैं। तो इस कैलकुलेशन के दौरान हर कैंडल में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो अप मूव और डाउन मूव होते हैं, जैसे यहाँ पर अप मूव 2 का हुआ है और डाउन मूव -1 का हुआ है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक फिगर को लेते हैं। जब हम अप मूव और डाउन मूव की फिगर को आगे कैरी ओवर करेंगे प्लस डीएम और माइनस डीएम में, तो हम अप मूव और डाउन मूव में से सिर्फ एक फिगर को लेते हैं, जो फिगर बड़ी होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे कि यहाँ पर अप मूव की फिगर बड़ी है, तो हम इस अप मूव की फिगर को ही कैरी ओवर करेंगे। इस अप मूव की फिगर को हम प्लस डीएम में कैरी ओवर करेंगे। और अगर यहाँ पर डाउन मूव की फिगर बड़ी होती, तो इस डाउन मूव की फिगर को हम माइनस डीएम में कैरी ओवर करते। लेकिन यहाँ पर अप मूव की फिगर ज़्यादा है, इसलिए अप मूव की फिगर को हम प्लस डीएम में कैरी ओवर कर रहे हैं और डाउन मूव की इस फिगर को हम छोड़ दे रहे हैं। तो उसको हम अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये माइनस जो डाउन मूव की फिगर है -1 है। इस -1 ये -1 डाउन मूव की फिगर जो होती है वो माइनस डीएम में जाती है, लेकिन माइनस डीएम में हमने कोई भी फिगर कैरी ओवर नहीं किया है, इसको हमने 0 कर दिया है। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि हम -1 की जो फिगर है उसको कैरी ओवर नहीं करते हैं, उसको हम 0 मानते हैं। हम उसी फिगर को कैरी ओवर करते हैं जो फिगर 0 से ज़्यादा वैल्यू की होती है और उसी फिगर को कैरी करते हैं जो अप मूव में और डाउन मूव में से जो बड़ी फिगर होती है। एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर अप मूव की फिगर 1 है और डाउन मूव की फिगर 2 है। तो दोनों फिगर्स 0 से ज़्यादा हैं, लेकिन हम सिर्फ डाउन मूव की फिगर को ही कैरी ओवर करेंगे। इस डाउन मूव की फिगर को हम माइनस डीएम वाले कॉलम में कैरी ओवर करेंगे, ये हमने कैरी ओवर कर दिया है। लेकिन हम अप मूव की जो 1 की फिगर है, इसको हम कैरी ओवर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम अप मूव की फिगर को प्लस डीएम में कैरी ओवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अप मूव की इस 1 की फिगर को कैरी ओवर नहीं किया है। इस अप मूव की फिगर को हमने प्लस डीएम कॉलम में 0 कर दिया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फिगर बड़ी होती है, हम उसी को कैरी ओवर करते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमें शेयर प्राइस के फ्यूचर डायरेक्शन का पता चल पाए। और आप इस 8th कैंडल की अप मूव और डाउन मूव को आप देख रहे हैं। अप मूव 1 है और डाउन मूव 2 है डाउन मूव। तो इस स्थिति में शेयर का प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा? जो बड़ा मूव होगा उस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा मूव कौन-सा है? बड़ा मूव डाउन मूव है। अप मूव 1 है और डाउन मूव 2 है। इस प्रकार से बड़ा मूव जो है वो डाउन मूव है और 2 से डाउन मूव हुआ है। तो शेयर का प्राइस का जो डायरेक्शन है, वह नीचे की तरफ हो जाएगा इससे। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए हम जो 16th कैंडल है, इसके अप मूव और डाउन मूव की फिगर को लेते हैं। यहाँ पर जो अप मूव की फिगर है, वो डाउन मूव की फिगर से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ अप मूव की फिगर को कैरी ओवर किया जाएगा। इस अप मूव की फिगर को हमने प्लस डीएम में कैरी ओवर कर दिया है। इस प्रकार से इस 16th कैंडल में सिर्फ हमने अप मूव को कैरी ओवर किया है। इट मीन्स 16th कैंडल में जो प्राइस का डायरेक्शन है, वह बुलिश डायरेक्शन होगा। मीन्स प्राइस का डायरेक्शन जो है अपवर्ड होगा और इस अपवर्ड डायरेक्शन से जो 3 अमाउंट का जो अप मूव हुआ है, इस अप मूव से प्राइस का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा और इस प्राइस के ऊपर की तरफ के डायरेक्शन से जो हमारी एडीएक्स लाइन है, ये जो एडीएक्स लाइन है, ये आपको दिख रही है, ये है एडीएक्स लाइन। ये एडीएक्स लाइन भी ऊपर की ओर उठेगी। क्योंकि जो अप मूव और डाउन मूव की जो फिगर है, उनमें से अप मूव की फिगर बड़ी है, इसलिए सिर्फ ये अप मूव की फिगर जो है प्लस डीएम और माइनस डीएम वाले कॉलम में से सिर्फ अप मूव की फिगर इन माइनस प्लस डीएम और माइनस डीएम वाले कॉलम में जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर अप मूव है, इसलिए अप मूव की फिगर प्लस डीएम वाले कॉलम में जाएगी और यहाँ पर हमने प्लस डीएम की फिगर को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। माइनस डीएम 0 रहेगा। और प्राइस में जो ये 3 का अप मूव हुआ है, इससे प्लस डीआई लाइन क्यों ऊपर जाएगी, इसका रीज़न मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जो प्लस डीएम और माइनस डीएम का जो ये कॉलम है, इनको हमने यहाँ पर भी दिखाया है। जैसे 16 कैंडल है, इसमें अब प्लस डीएम और माइनस डीएम के कॉलम को हमने यहाँ भी दिखाया है। जो फिगर यहाँ दिखाई है, वो फिगर यहाँ दिखाई है। जो यहाँ 3 का अप मूव आया है, जिसको हमने प्लस डीएम वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया है, इस 3 अप मूव ने प्राइस के डायरेक्शन को किस प्रकार से ऊपर किया है, इसे आपको मुझे यहाँ पर समझाना है। इस 3 अप मूव से जो पिछली
प्लस डीएम स्मूथ की फिगर है 15.786। जो हमारा 3 अपमूव आया है, इस अपमूव ने इस 15.786 की फिगर को इंक्रीज किया है यहाँ पर, और ये फिगर 15.786 की जो फिगर है इंक्रीज हो गई 17.658 हो गई। ये कैसे हो गई है, इसको मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि 16th कैंडल जो है, इस 16 कैंडल में जो अपमूव हुआ है 3 का, इस 3 के अपमूव ने किस प्रकार से प्लस डीएम स्मूथ की फिगर को 15th डे से 16th डे में बढ़ा दिया है, और माइनस डीएम स्मूथ की फिगर को 15th डे से 16th डे में घटा दिया है। माइनस डीएम स्मूथ की फिगर को 15th डे से 16th डे में इसलिए रिड्यूस किया है क्योंकि 16th डे में जो डाउन मूव है वह जीरो है, जीरो डाउन मूव है। इस कारण से 16th डे में फिगर 15th डे से कम हो गई है। ये 11.143 ज्यादा फिगर है और 10.347 कम फिगर है। 15th डे से 16th डे में फिगर रिड्यूस हो गई, और अपमूव होने से 16th डे में अपमूव होने से जो 15th डे की डीएम स्मूथ की फिगर है, प्लस डीएम स्मूथ की फिगर है, वो 16th डे में आकर बढ़ गई है, 15.786 से बढ़कर 17.658 हो गई है। इससे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपमूव किसी पर्टिकुलर कैंडल में, किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपमूव होने से किस प्रकार से प्लस डीएम स्मूथ की फिगर बढ़ती है और माइनस डीएम स्मूथ की फिगर रिड्यूस हो जाती है। माइनस डीएम स्मूथ की फिगर रिड्यूस हुई है, इसके बावजूद भी कि 16th डे में कोई भी डाउन मूव की फिगर नहीं है, इसके बावजूद भी 16th डे में जो माइनस डीएम स्मूथ की फिगर है वो रिड्यूस होगी। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलता है कि किसी टाइम फ्रेम में अगर अपमूव हुआ है और अपमूव की फिगर बड़ी है, तो वह जो प्लस डी आई लाइन है, ये ब्लू कलर वाली जिसके ऊपर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये ब्लू वाली लाइन अपवर्ड डायरेक्शन को जाएगी, और उसी टाइम फ्रेम में अगर, क्योंकि हम एक ही डाउन मूव और अप मूव में से एक ही फिगर को लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने अप मूव लिया है और डाउन मूव तो जीरो है, तो डाउन मूव जीरो होने के बावजूद भी जो माइनस डी लाइन है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। ये जो माइनस डी लाइन है ये वाली, इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, इसके बावजूद भी कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डाउन मूव जीरो है। यह हमने उस सिचुएशन को समझा जहां पर अप मूव ज्यादा होता है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहां पर डाउन मूव ज्यादा होता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर 28th कैंडल को लेते हैं। 28th कैंडल पर जो है अप मूव 3 है और डाउन मूव 5 है, तो यहाँ पर डाउन मूव ज्यादा है, तो हम अप मूव को यहाँ पर छोड़ देंगे और सिर्फ डाउन मूव को अकाउंट फॉर करेंगे, और इस डाउन मूव को हम माइनस डीएम वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और प्लस डीएम वाले कॉलम में जीरो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वही फिगर ली जाती है जो बड़ी होती है। ये जो क्योंकि अप मूव की फिगर छोटी है, इसलिए ये अप मूव की फिगर प्लस डीएम में आके जीरो हो गई। अब हम देखते हैं कि इस डाउन मूव का क्या असर पड़ा है प्लस डीएम स्मूथ और माइनस डीएम स्मूथ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 28th कैंडल पर जो डाउन मूव हुआ है, जो डाउन मूव हमने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि डाउन मूव की फिगर ज़्यादा है, उस डाउन मूव का माइनस डीएम स्मूथ और प्लस डीएम स्मूथ पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इस डाउन मूव से, जो 5 पॉइंट का डाउन मूव है, इस डाउन मूव ने माइनस डीएम स्मूथ की फिगर को 17.006 से 20.791 कर दिया। जो फिगर 27th डे पर 17.006 थी, वो 5 पॉइंट डाउन मूव होने की वजह से 28th डे में 20.791 हो गई है। और जैसा कि 28th कैंडल पर डाउन मूव की फिगर ज़्यादा है, अप मूव की फिगर कम है, तो हमने सिर्फ डाउन मूव को अकाउंट फॉर किया है, और अप मूव की 3 की फिगर को, जो 3 की फिगर है, इसको अकाउंट फॉर नहीं किया है। इसको हमने जब कैरी ओवर किया है प्लस डीएम में, तो जीरो कैरी ओवर किया है। लेकिन प्लस डीएम के जीरो होने के बावजूद भी जो प्लस डीएम स्मूथ की लाइन है, जो प्लस डीएम स्मूथ की फिगर है, वह रिड्यूस होके 27.580 से 25.611 हो गई है। इसके बावजूद भी कि जो अप मूव की फिगर थी वो जीरो थी। इसके बावजूद भी जो डीएम स्मूथ में जो इंक्रीज हुआ है, वो सिर्फ माइनस डीएम स्मूथ में इंक्रीज हुआ है, प्लस डीएम स्मूथ में फिगर डिक्रीज हुई है। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे, जब भी डाउन मूव होता है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उस डाउन मूव की वजह से
जो माइनस DI लाइन DI लाइन होती है वो तो ऊपर की तरफ जाती है और जो प्लस DI लाइन है वह नीचे की ओर जाती है। यहाँ पर जो 27th डे से 28th डे में प्लस GM स्मूथ डिक्रीज हुआ है उसकी वजह से प्लस DI लाइन नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से प्लस GM स्मूथ की लाइन जो है वो नीचे की ओर जाएगी और डाउन मूव होने से 5 का डाउन मूव चूंकि हुआ है उस कारण से जो माइनस GM स्मूथ की लाइन है, ये माइनस GM स्मूथ की लाइन है रेड वाली, ये माइनस GM स्मूथ की लाइन ऊपर की ओर जाएगी, इस प्रकार से जाएगी ऊपर। इस प्रकार से अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो हमारे प्राइसेस में जो अप मूव और डाउन मूव होते हैं वो किस प्रकार से हमारे प्लस DI लाइन को और माइनस DI लाइन को ऊपर की ओर ले जाते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं और हमारे प्राइस ट्रेंड को अप ट्रेंड की ओर ले जाते हैं या माइनस डाउन ट्रेंड की तरफ ले जाते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि जो प्लस DM की फिगर है वह प्राइस को अप ट्रेंड की ओर ले जाती है और माइनस DM की जो फिगर है वह प्राइस को डाउन ट्रेंड की तरफ ले जाती है। इस प्रकार 16th कैंडल के अप मूव से किस प्रकार से DM स्मूथ 15.786 से 17.658 हो गया है और माइनस DM स्मूथ 11.143 से 10.347 हो गया है और प्लस DM स्मूथ और माइनस DM स्मूथ में जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे प्लस DI और माइनस DI की फिगर भी इफेक्ट होती है। इस प्रकार से 16th कैंडल के अपमूव से 3 पॉइंट का जो अपमूव है उससे प्लस DI परसेंटेज भी इंप्रूव हुआ है 17.564 से 18.900 हो गया है और माइनस DI परसेंटेज जो है वो रिड्यूस हुआ है 12.403 से 11.077 हो गया है। और 16th कैंडल में प्लस DI परसेंटेज बढ़ने से और माइनस DI परसेंटेज कम होने से जो DX परसेंटेज है वो भी इंप्रूव हो गया 17.219 से 26.102 हो गया और इन DX की वैल्यू बढ़ने से 17.19 से 26.102 होने से इसका इफेक्ट ADX लाइन पे भी बढ़ेगा। इसके बढ़ने से ADX की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जब भी किसी भी कैंडल पर DX की वैल्यू बढ़ती है तो उससे ADX की वैल्यू भी इफेक्ट होती है। अगर DX की वैल्यू कम हो रही है तो ADX कम हो जाएगा और DX की वैल्यू बढ़ रही है तो ADX भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार 16th कैंडल पर 3 अमाउंट के अपमूव से प्लस DI लाइन ऊपर को जाएगी क्योंकि DI की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 12.403 से 17.564 से 18.900 हो गई। तो प्लस DI लाइन ऊपर को जाएगी और माइनस DI की वैल्यू कम होने से 12.403 से ये 11.077 हो गया है। माइनस DI लाइन की वैल्यू कम होने से माइनस DI परसेंटेज की वैल्यू कम होने से माइनस DI लाइन नीचे को जाएगी और सिक्सटीन कैंडल पर प्लस DI परसेंटेज और माइनस DI परसेंटेज से DX की वैल्यू अफेक्टेड होगी। प्लस DI वैल्यू बढ़ने से यहां से यहां प्लस DI वैल्यू बढ़ गई है और माइनस DI वैल्यू घटने से DX की वैल्यू बढ़ जाएगी और DX की वैल्यू बढ़ने से ADX की वैल्यू बढ़ेगी और ADX जो है उसमें इंक्रीज होगा। जैसे ADX यहां पर अपमूव से ADX यहां से ऐसे ऊपर की तरफ हो जाए, जो मैं आपको पेन से इंडिकेट कर रहा हूं, इस तरह की मूवमेंट हो। अब आपने यहां पर समझ लिया कि अपमूव से किस प्रकार से प्लस DI लाइन में और माइनस DI लाइन में और ADX लाइन में किस प्रकार के मूवमेंट होते हैं। इस प्रकार से अब आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि प्लस DI लाइन में किस प्रकार के मूवमेंट हो रहे हैं और माइनस DI लाइन में किस प्रकार के मूवमेंट हो रहे हैं और ADX लाइन में किस प्रकार के मूवमेंट हो रहे हैं और उन सबसे एक कौन सा ट्रेंड बन रहा है और आप उस ट्रेंड के डायरेक्शन में ही
अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज ट्रेंड इज ट्रेंड। इस प्रकार से अब एडीएक्स कंस्ट्रक्शन के डाटा प्रोसेसिंग से आप भली प्रकार समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्लस जीआई लाइन के मूवमेंट से, माइनस जीआई लाइन के मूवमेंट से और एडीएक्स लाइन के मूवमेंट से हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम 28 कैंडल के संबंध में भी समझते हैं। 28 कैंडल में डाउन मूव हुई है, डाउन मूव का अमाउंट ज़्यादा है और अप मूव का अमाउंट कम है, इस वजह से हम डाउन मूव को अकाउंट फॉर करेंगे। डाउन मूव से हमारा माइनस डीएम में फिगर आ जाएगी और आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से डाउन मूव होने से माइनस डीएम स्मूथ की फिगर इंक्रीज हुई है और प्लस डीएम स्मूथ की फिगर डिक्रीज हुई, और प्लस डीएम स्मूथ की फिगर डिक्रीज होने से प्लस डीआई लाइन भी डिक्रीज हुई है और माइनस डीएम स्मूथ के इंक्रीज होने से माइनस डीआई परसेंटेज भी इंप्रूव हुआ है। और डाउन मूव होने से जो डीएक्स है वो डिक्रीज हुआ है। डीएक्स 23.690 से 10.374 पहुंच गया है। उससे क्या है कि हमारी एडीएक्स की जो फिगर है वो भी कम हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इस प्रकार जब भी डाउन मूव होता है, उस डाउन मूव से हमारी माइनस डीआई लाइन ऊपर को जाती है, प्लस डीआई लाइन नीचे को जाती है और एडीएक्स लाइन भी नीचे को जाती है। प्रीवियस डिस्कशन में मैं आपको बता चुका हूं कि डीएक्स परसेंटेज से एडीएक्स कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन आप यहां पर पूछेंगे कि हमने सिर्फ 27th कैंडल के बाद ही एडीएक्स क्यों कैलकुलेट किया है, इससे पहले हमने क्यों नहीं 14 कैंडल पे एडीएक्स कैलकुलेट किया है, और 14 से 26 कैंडल तक हमने क्यों नहीं एडीएक्स कैलकुलेट किया। इसका कारण यह है कि एडीएक्स कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारे पास डाटा है, जो शेयर ट्रेडिंग का डाटा है, वो हमारे पास फर्स्ट से शुरू होता है वो डाटा, और 14 कैंडल पर आके ही हमारा डीएक्स कैलकुलेट हो पाता है। 14 कैंडल से पहले हमारा डीएक्स कैलकुलेट हो ही नहीं पाता, क्योंकि डीएक्स परसेंटेज जो है वह 1 से लेकर 14th कैंडल तक के टीआर स्मूथ, डीएम स्मूथ और माइनस डीएम स्मूथ की फिगर से बनता है। टीआर स्मूथ प्लस डीएम स्मूथ माइनस डीएम स्मूथ की फिगर से हम प्लस डीआई परसेंटेज निकालते हैं, माइनस डीआई परसेंटेज निकालते हैं, और प्लस डीआई परसेंटेज और माइनस डीआई परसेंटेज से फाइनली हमारा डीएक्स कैलकुलेट हो पाता है। तो पहले जो फर्स्ट जो हमारा डीएक्स कैलकुलेट होकर आया है वो ये है 17.249। इससे पहले हमारा कोई डीएक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है और ना हो सकता है। और एडीएक्स कैलकुलेशन के लिए हमें 14 ईएमए का डीएक्स परसेंटेज चाहिए। तो जब डीएक्स परसेंटेज शुरू ही यहीं से हुआ है, तो 14 ईएमए का डीएक्स परसेंटेज निकालने के लिए हम 14 कैंडल से लेके 27th कैंडल तक के डीएक्स की फिगर को एडिशन करके और फिर उसको 14 से डिवाइड करके जो हमारी फिगर आती है वो ये वाली फिगर आती है। क्योंकि हमें एडीएक्स कैलकुलेट करने के लिए 14 ईएमए का डीएक्स परसेंटेज चाहिए होता है, तो 14 ईएमए का डीएक्स परसेंटेज हमें यहाँ पर मिल पाता है पहली बार। इसी कारण से हमारा एडीएक्स परसेंटेज भी पहली बार 27th कैंडल के बाद ही फर्स्ट एडीएक्स कैलकुलेट होकर आया है। इसी वजह से 14 से 27th कैंडल के आगे आपको एडीएक्स की कोई फिगर यहाँ पर नहीं दिखेगी। ठीक है, ये आपने बिल्कुल प्रकार समझ लिया हो। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस 16 कैंडल पर, ये जो 16 कैंडल है, इस कैंडल पर अप मूव डाउन मूव में से अप मूव ज्यादा है, डाउन मूव कम है, बल्कि डाउन मूव तो नेगेटिव में है।
नेगेटिव डाउन मूव तो अकाउंट फॉर नहीं होता, और इस प्रकार से डाउन मूव और अप मूव में से अप मूव की फिगर बड़ी है। इस कारण से 16th कैंडल पर हमारा प्लस डीएम स्मूथ 15.786 से बढ़कर 17.658 हो गया। तो यह तो नेचुरल है कि 16 कैंडल पर अगर हमारी प्लस डीएम की फिगर बड़ी है, तो प्लस डीएम स्मूथ की फिगर भी 15 डे के मुकाबले 16th डे पर बढ़ जाएगी। दिस इज क्वाइट नेचुरल। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी माइनस डीएम स्मूथ की फिगर 15 के मुकाबले 16 में कम क्यों हो गई, जबकि डीएम स्मूथ की फिगर को कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16 डे पे माइनस डीएम तो जीरो है। ये 16 डे पे माइनस डीएम जीरो है, लेकिन इसके बावजूद भी 16 डे पे माइनस डीएम स्मूथ कम हो गया है, 11.143 से 10.347 हो गया। इसका कारण यह है कि 16 डे का जब हम माइनस डीएम स्मूथ कैलकुलेट करते हैं 14 डेज ईएमए के हिसाब से, तो हम 11.143 को 14 से डिवाइड करते हैं, तो जो फिगर निकल के आती है वो वन डे का ये ईएमए फिगर होती है, और उस वन डे ईएमए फिगर को हम 11.143 से जब रिड्यूस करते हैं तो 10.347 की फिगर आती है। ये 10.347 आती है क्योंकि 16 डे पे कोई भी डाउन मूव नहीं है, डाउन मूव जीरो है। ये देख रहे हैं आप, 16 डे पर डाउन मूव जीरो है, इसलिए हमारे पास 10.347 को ऐड करने के लिए कोई फिगर नहीं है, तो हमारी 10.347 की फिगर ही 16 डे का ईएमए निकल के आएगी। इसी कारण से आप इन कैलकुलेशन को समझ गए होंगे, हमारी माइनस डीएम स्मूथ की फिगर 15 डे के मुकाबले 14 डे पे रिड्यूस होगी, 15 डे के मुकाबले 16 डे पे रिड्यूस होगी। मे आई करेक्ट। और अपमूव होने से 16th डे पर अपमूव होने से 16 डे की प्लस डीएम स्मूथ की फिगर नेचुरली 15 डे के मुकाबले ज्यादा होगी, जो कि 15.786 से बढ़ के 17.658 होगी। यह कैलकुलेशंस तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण बात समझने की है वह यह है कि 16th डे पे अपमूव के बढ़ने से प्लस डीएम स्मूथ 15.786 से 17.658 हो गया है, और माइनस डीएम स्मूथ कम होने से 11.143 से 10.347 हो गया है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा डीएम स्मूथ में प्लस डीएम स्मूथ की फिगर में जो इंप्रूवमेंट है उसका परसेंटेज ज्यादा है, माइनस डीएम स्मूथ में जो गिरावट है उसके परसेंटेज से। इस प्रकार अपमूव से प्लस डीएम स्मूथ की फिगर इंक्रीज होती है, माइनस डीएम स्मूथ की फिगर डिक्रीज होती है, लेकिन जो डीएम स्मूथ का प्लस डीएम स्मूथ का इंक्रीज होने का परसेंटेज जो है वो ज्यादा होता है, और माइनस डीएम स्मूथ के डिक्रीज होने का परसेंटेज कम होता है। लेकिन यह जरूर है कि एक के अपमूव से दूसरा डाउन मूव हो रहा है, मींस प्लस डीएम स्मूथ तो अपमूव हो रहा है और माइनस डीएम स्मूथ डिक्रीज हुआ है। अब हम 22nd कैंडल का एग्जांपल लेते हैं जहां पर डाउन मूव ज्यादा है। 22nd कैंडल पर डाउन मूव ज्यादा होने से माइनस डीएम स्मूथ की फिगर 7.143 से 24.633 हो गई है। तो यह तो बात ठीक है, क्योंकि डाउन मूव हुआ है तो नेचुरली माइनस डीएम स्मूथ की फिगर इंक्रीज होंगी, लेकिन कि प्लस डीएम स्मूथ की फिगर 17.838 से 16.564 क्यों हो गई? इसका कारण भी वही है जो मैंने जस्ट पहले आपको बताया है कि 17.838 जो है वो 14 डेज का प्लस डीएम स्मूथ का ईएमए है। अब हम 22nd डे का ईएमए निकालने के लिए 17.838 को 14 से डिवाइड करते हैं, है कि 22nd कैंडल पर 18 पॉइंट का डाउन मूव होने से 21st कैंडल पर जो माइनस डीएम स्मूथ है उसकी फिगर बढ़कर 22nd कैंडल पर 22.653 हो गई। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, यह तो बिल्कुल रैशनल है और जस्टिफाइड है। लेकिन सवाल यह है कि प्लस डीएम स्मूथ की फिगर 21 डे से 22nd डे में कम क्यों हो गई है? 17.838 से 16.564 क्यों हो गई है, जबकि
अपमूव की कोई भी फिगर 22nd डे में नहीं है। 22nd डे में अपमूव जो है -4 है, -4 0 होता है और इस प्रकार से प्लस डीएम कॉलम में जो अपमूव है वो 0 है और अपमूव 0 है तो फिर प्लस डीएम स्मूथ की फिगर कम क्यों हो गई यहाँ पर? इसका कारण यह है कि 21st डे में जो 17.838 की फिगर है, ये 14 डे का डीएमए है प्लस डीएम स्मूथ का। इस 14 पीरियड ईएमए से जब हम 1 डे का ईएमए कैलकुलेट करते हैं और उस 1 डे के ईएमए को 17.838 से माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारी फिगर जो निकल के आती है वो है 16.564। अब इस 16.564 में हम 22nd डे के अपमूव की फिगर को ऐड करते हैं, लेकिन 22nd डे में अपमूव की कोई फिगर ही नहीं है, अपमूव की फिगर 0 है। इस प्रकार से इसी फिगर को 16.564 की फिगर को हम यहाँ पर 22nd डे के आगे प्लस डीएम स्मूथ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। कंडीशन तो मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस डे कैंडल से नेक्स्ट डे 21 डे के मुकाबले 22nd डे पे जो हमारा माइनस डीएम स्मूथ बड़ा है वो तो जस्टिफाइड है क्योंकि 18 पॉइंट का डाउन मूव हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि इस 21st से 22nd डे में जो इंक्रीज हुआ है इसका परसेंटेज जो है ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इसका परसेंटेज 21st डे के मुकाबले 22nd डे में जो डिक्रीज हुआ है प्लस डीएम स्मूथ का, उसका जो परसेंटेज है कैंडल का ईएमए कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है कम है, मीन्स इसका जो परसेंटेज है प्लस डीएम माइनस डीएम स्मूथ की 21st से 22nd के बीच में जो इंक्रीज हुआ है उसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा है और प्लस डीएम स्मूथ का जो डिक्रीज है 21st डे के मुकाबले 22nd डे में उसका परसेंटेज कम है। इस प्रकार से 22nd डे पे क्या होगा, माइनस डीएम स्मूथ की फिगर अपवर्ड इंक्रीज होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगा उसका इंक्रीज का, और जो प्लस डीआई की जो लाइन है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक बार फिर से बता दूं कि 22nd डे में डाउन मूव होने से जो माइनस डीआई लाइन है उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा कि माइनस डीआई की परसेंटेज 21 के मुकाबले 22nd को बढ़ जाएगी और जाएगा, और प्लस डीआई परसेंटेज की लाइन जो प्लस डीआई लाइन का जो मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करेगा। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर भली प्रकार समझा दिया है कि एवरी टाइम फ्रेम के डाउन मूव और अप मूव से किस प्रकार से माइनस डीआई लाइन और प्लस डीआई लाइन में डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। क्योंकि 21st डे के मुकाबले 22nd डे पे डीएम स्मूथ रिड्यूस होने से इस प्रकार से हमें यह भी पता चल गया कि प्लस डीआई लाइन और माइनस डीआई लाइन शेयर की प्राइस के डायरेक्शनल ट्रेंड को भी बताते हैं। और सॉरी, इसको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ, 16th डे पे अपमूव से प्लस डी1 परसेंटेज की फिगर बढ़ जाएगी, 15 कैंडल के मुकाबले 16 कैंडल पर फिगर बढ़ जाएगी, और माइनस डीएम और माइनस डीआई की परसेंटेज की फिगर 15 डे के मुकाबले कम हो जाएगी। इस कारण से क्या होगा कि 15 डे के मुकाबले डीएक्स परसेंटेज 16th डे को बढ़ जाएगा और इस कारण से यह बढ़ा हुआ डीएक्स एडीएक्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देगा। इस प्रकार से 15 डे के मुकाबले 16th डे पे एडीएक्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसी प्रकार से अब हम 22nd कैंडल पर आते हैं। 22nd कैंडल पर डाउन मूव होने से 22nd कैंडल पर ये डाउन मूव है 18 पॉइंट का, इस डाउन मूव से इस प्रकार से 16th कैंडल पर अप मूव होने से यह 16 कैंडल पर अप मूव है, डीएम स्मूथ की फिगर 15 डे के मुकाबले बढ़ जाएगी, डीएम स्मूथ बढ़ जाएगा, माइनस डीएम स्मूथ बढ़ जाएगा और प्लस डीएम स्मूथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से माइनस डीआई परसेंटेज काफी बढ़ जाएगी और प्लस डीआई परसेंटेज कम हो जाएगी। इस कारण से 22nd डे पे जो डीएक्स परसेंटेज है वो 21st डे के मुकाबले कम हो जाएगा, उससे एडीएक्स की वैल्यू कम हो जाएगी और इंडिकेटर स्केल पर एडीएक्स का आपको डाउनवर्ड मूव दिखेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप एडीएक्स इंडिकेटर के कंस्ट्रक्शन का जो डाटा प्रोसेसिंग पोर्शन है वो एंड होता है और एडीएक्स इंडिकेटर के कंस्ट्रक्शन के डाटा प्रोसेसिंग को समझाने के दौरान आपने ईएमए वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट होती है यह भी भली प्रकार से जान लिया है। ईएमए वैल्यू का कैलकुलेशन का तरीका जानने से आपके ट्रेडिंग में एक्सपर्टाइज में काफी इंप्रूवमेंट होगा। बस यहाँ पर आपको यह भी डिसाइड करना है कि जो एडीएक्स कंस्ट्रक्शन के जो डाटा प्रोसेसिंग है उसको ध्यान में रखते हुए आप एडीएक्स इंडिकेटर की जो 3 लाइन्स होती हैं, प्लस डीआई लाइन, माइनस डीआई लाइन और एडीएक्स इंडिकेटर लाइन, उनके मूवमेंट को भी भली प्रकार इंटरप्रेट कर पाएंगे और उनसे शेयर का ट्रेंड भी समझ पाएंगे और शेयर में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। मुझे यह पूरी उम्मीद है। एडीएक्स इंडिकेटर के फॉर्मेशन के लिए जो ईएमए के आधार पर डाटा प्रोसेसिंग आपको समझाई गई है उसको अगर आपने सही प्रकार से समझ लिया है तो उससे आप ईएमए बेस्ड जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनकी डाटा प्रोसेसिंग से इंडिकेटर फॉर्मेशन समझ पाएंगे और उन इंडिकेटर से
ट्रेडिंग के दौरान जो मैसेज मिलता है, उससे ट्रेंड को जानकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकेंगे। और मैं यहाँ पर आपको यह भी बतला देना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब में टेक्निकल एनालिसिस के सारे वीडियोज़ को छान लीजिए और किसी भी वीडियो में आपको जो मैंने यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर के लिए डाटा प्रोसेसिंग को समझाया है और इंडिकेटर के फॉर्मेशन को समझाया है, यह आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो के टेक्निकल एनालिसिस में नहीं प्राप्त होगा, यह मेरी गारंटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एडीएक्स इंडिकेटर के द्वारा ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर हमने डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर चार्ट लगाया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, 15 मिनट यहाँ पर कर्सर जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी प्रकार से इंडिकेटर पोर्शन में जो एडीएक्स इंडिकेटर लगा हुआ है, ये भी 15 मिनट टाइम फ्रेम का माना जाएगा। और यहाँ पर जो हमने चार्ट लगाया है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का है, ये कैंडल्स बनी हुई हैं। यहाँ पर आप बार चार्ट भी लगा सकते हैं, लाइन चार्ट भी लगा सकते हैं, लाइन चार्ट है। और ये कैंडल चार्ट आ गया, यहाँ पर आप बार चार्ट भी लगा सकते हैं। बार चार्ट लगाने के लिए बार्स लिखा हुआ है यहाँ पर मेरा कर्सर है, इसको क्लिक करेंगे अभी बार चार्ट लग जाएगा। डिफरेंट टाइप के चार्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पर मेरा कर्सर अभी है। यहाँ पर आपको बार्स, कैंडल, हेलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल्स, लाइन, लाइन विथ मार्केट, स्टेप लाइन, सब प्रकार के चार्ट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। जौन सा चार्ट आप लगाना चाहें उसको आप लगा लीजिए। यहाँ पर मैं कैंडल्स चार्ट लगा दूँ। यहाँ पर जो हमने एडीएक्स इंडिकेटर लगाया है, ये इसका रेफरेंस स्केल है। इस रेफरेंस स्केल में 0 से 100 तक की रीडिंग होती है। अभी आपको 0 से 80 तक की रीडिंग इसमें दिख रही है। 0 से 80, ये 0 से लेके यहाँ 0 से स्टार्ट होके 80 तक का आपको ये रीडिंग यहाँ पर दिख रहा है इस समय। और जब भी इंडिकेटर लाइन या माइनस डी आई लाइन, प्लस डी आई लाइन, कोई सी भी 100 की फिगर को छुएगी, तो आपको 100 की फिगर भी रेफरेंस स्केल पर दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर मैं अब आपको ट्रेडिंग रेंज के बारे में बताता हूँ और माइनस डी आई की परसेंटेज के बारे में बताऊंगा और प्लस डी आई की परसेंटेज पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो 10 दिसंबर 25 का जो कैंडल बनी है, उस कैंडल का यह ओपन और ये क्लोज है, ये इसका रेंज आ गया, ट्रेडिंग रेंज। इस कैंडल के इस ट्रेडिंग रेंज में जो माइनस डी आई परसेंटेज है वो 57 है और प्लस डी आई परसेंटेज जो है 8.39 है। जैसे कि यहाँ पर आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, 8.39 ये है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको मैं। 8.39 पे एक बार पहुंचे थे, 8.39 पे ही पहुंचे हैं। 8.39 यहाँ पर आप देख रहे हैं रेफरेंस स्केल में, प्लस डी आई लाइन का जो पॉइंट है ट्रेडिंग रेंज में 10th दिसंबर का जो कैंडल बनी हुई है, उस ट्रेडिंग रेंज में, कैंडल के उस ट्रेडिंग रेंज पे प्लस डी आई 8.39 परसेंटेज है और माइनस डी आई का परसेंटेज जो है 57.82 है। जैसा कि कर्सर से आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, रेफरेंस स्केल पर आपको 57.82 दिख रहा हो। इस प्रकार से हर कैंडल का आप ट्रेडिंग रेंज भी चेक कर सकते हैं, स्क्रूटनाइज कर सकते हैं और उस ट्रेडिंग रेंज पर माइनस डी आई का परसेंटेज क्या है, प्लस डी आई का परसेंटेज क्या है, इसको आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। यह आपके बहुत काम आएगा ट्रेडिंग करने के लिए। इस प्रकार से हर कैंडल पर आप उस कैंडल के ट्रेडिंग रेंज को मेजर कर सकते हैं और माइनस डी आई परसेंटेज को चेक कर सकते हैं, प्लस डी आई परसेंटेज को चेक कर सकते हैं। उससे आपको बियरिशनेस और बुलिशनेस की स्क्रूटनी करने में मदद मिलेगी। अगर यहाँ पर माइनस डी आई का परसेंटेज 58 है और यहाँ पर 45 हो गया है, इट मीन्स इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में बियरिशनेस कम हुई और फिर यहाँ से यहाँ 46 है और फिर यहाँ पर 53 हो गई। इट मीन्स यहाँ पर बियरिशनेस बढ़ी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बियरिशनेस बढ़ी है। तो इन परसेंटेज का इस्तेमाल आप यह जानने के लिए कर सकते हैं कि बियरिशनेस बढ़ रही है या घट रही है, या बुलिशनेस बढ़ रही है या बुलिशनेस घट रही है। जैसे यहाँ पर परसेंटेज 7.71 है और प्लस डी आई लाइन में यहाँ पर यह परसेंटेज कम होकर 3.31 हो गया। इट मीन्स यहाँ पर बुलिशनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में बुलिशनेस बढ़ रही है, क्योंकि इसका परसेंटेज यहाँ पर 3.31 है और यहाँ पर यह परसेंटेज बढ़कर 17.19। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बुलिशनेस बढ़ रही है। तो इन परसेंटेज का इस्तेमाल आप बियरिशनेस बढ़ने के लिए और बुलिशनेस बढ़ने के लिए जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर की सेटिंग को जानेंगे। एडीएक्स इंडिकेटर के डायलॉग बॉक्स में जाने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो एडीएक्स इंडिकेटर बना है, इसमें शेयर प्राइस की जो प्रोसेसिंग हमने करी है 14 EMA के आधार पर करी है एडीएक्स इंडिकेटर को बनाने के लिए। और जो माइनस डी आई लाइन है और प्लस डी आई लाइन है, उनको जो हमने फॉर्मेशन किया है वो भी 14 EMA के आधार पर करा है। और जब भी आप एडीएक्स की सेटिंग में चेंज करेंगे तो इन फिगर्स को, दोनों फिगर्स को एक ही रखेंगे। अगर इसको आप 15 रख रहे हैं तो इसको भी आप 15 रखेंगे, इसको अगर आप 16 रख रहे हैं तो इसको भी 16 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 14 EMA के हिसाब से हमने एडीएक्स इंडिकेटर और
प्लस DI लाइन और माइनस DI लाइन को कैलकुलेट किया है। और यहाँ पर हमने लेवल रेंज 20 रखा हुआ है, लेवल रेंज 20। यहाँ पर हमने लेवल रेंज ADX इंडिकेटर में 20 रखा हुआ है। इट मीन्स जब भी ADX इंडिकेटर की वैल्यू 20 से नीचे जाएगी तो ADX इंडिकेटर अपने कलर को चेंज कर देगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही जो ही ADX इंडिकेटर की वैल्यू 20 से नीचे जाती है वह ऑरेंज कलर का बन गया है। और यहाँ पर फिर ADX इंडिकेटर की वैल्यू 20 से ऊपर होने जा रही है। जैसे ही 20 से ऊपर होती है तो फिर अपना कलर चेंज कर देती है। यहाँ पर यह ADX इंडिकेटर का बियरिश कलर है। जब ADX इंडिकेटर बियरिश होती है, जब बियरिश स्ट्रेंथ को दिखाती है वो रेड कलर की हो जाती है। और जब बुलिश स्ट्रेंथ को दिखाएगी ADX इंडिकेटर, जब बुलिश स्ट्रेंथ को दिखाएगा वो ग्रीन कलर का आपको मिलेगा। यहाँ पर ADX इंडिकेटर बुलिश स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। इसकी जो भी रीडिंग होगी वह बुलिशनेस की रीडिंग होगी। और यहाँ पर हमने लेवल ट्रेंड 35 रखा हुआ है। ये 35 जो है एक रेफरेंस थ्रेशोल्ड है। इसका मतलब यह होता है कि अगर मार्केट 35 से ऊपर है तो उसका ट्रेंड हम स्ट्रांग मानते हैं, और अगर ADX इंडिकेटर की वैल्यू 35 से कम है तो वहां पर हम वीक ट्रेंड को मानते हैं। और जब हमने रेफरेंस थ्रेशोल्ड को 35 माना है तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सिग्नल जनरेट होगा, जैसे यहाँ पर माइनस DI लाइन जो ही 35 के आसपास पहुंचती है तो यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। यह एरो आपको बताता है कि यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और जैसे ही प्लस डायरेक्शनल इंडेक्स लाइन पर 35 पॉइंट आता है, ऐसे ही यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट होता है। ये एरो आपको दिख रहा है, ये सिग्नल जनरेट कर रहा है बाई का। अब आप समझ गए होंगे कि रेफरेंस थ्रेशोल्ड 35 रखने पर सिग्नल किस तरीके से जनरेट हुए। इन रेफरेंस थ्रेशोल्ड को आप, अगर आप ठीक समझें, जब आपकी एक्सपर्टाइज ADX इंडिकेटर में हो जाएगी तो आप इस रेफरेंस थ्रेशोल्ड को डायलॉग बॉक्स में 30, 40 या अपनी आवश्यकता अनुसार जिस फिगर का भी आप रेफरेंस थ्रेशोल्ड चाहते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स में जाके। इस प्रकार से ADX इंडिकेटर के डायलॉग बॉक्स में जब आप लेवल ट्रेंड को 35 रखते हैं या फिर कोई और फिगर यहाँ पर आप रखते हैं तो उस फिगर के हिसाब से ADX इंडिकेटर बाई और सेल के सिग्नल को जनरेट करें। जैसे यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ पर भी सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ पर बाई का सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है। यह 35 लेवल थ्रेशोल्ड के हिसाब से जनरेट हुआ है, 35 लेवल ट्रेंड के हिसाब से जनरेट हुआ है। इस प्रकार से लेवल ट्रेंड की फिगर को चेंज करने से ADX इंडिकेटर के आपको सिग्नल बताए जाने पर क्या फर्क पड़ता है, यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि लेवल स्ट्रेंथ को डायलॉग बॉक्स में फिगर चेंज करने से ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ADX इंडिकेटर के डायलॉग बॉक्स में जब जाते हैं और सेटिंग को हम लेवल ट्रेंड की सेटिंग जो है हम 35 पर रखते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे ही प्लस DI लाइन 35 को टच करेगी तो एक बाई सिग्नल जनरेट हो जाएगा। यहाँ 21 अप्रैल को एक बाई सिग्नल जनरेट हो गया है और वहाँ पर जो हमारी ADX इंडिकेटर है उसकी स्ट्रेंथ 24 के आसपास है। लेकिन हम अगर ADX डायलॉग बॉक्स में जाके लेवल ट्रेंड की सेटिंग को 30 कर लेते हैं, लेवल ट्रेंड की सेटिंग को हमने 30 कर लिया। अब देखा, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बाई सिग्नल जो है यहाँ पर 30 चेंज करने से, लेवल ट्रेंड को 30 चेंज करने से बाई सिग्नल पहले ही जनरेट हो गया। यहाँ पर 17 अप्रैल के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास, सॉरी 15 अप्रैल के आसपास बाई सिग्नल जनरेट हो गया। और यहाँ पर ट्रेंड की स्ट्रेंथ 23 है। लगभग उसी ट्रेंड स्ट्रेंथ पर 6 दिन पहले यहाँ पर जो है बाई सिग्नल जनरेट हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि लेवल ट्रेंड की सेटिंग को कम ज़्यादा करने से हमारे ट्रेडिंग करने के डिसीजंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम यहाँ पर ADX इंडिकेटर के 35 लेवल ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पर 35 सेट कर दिया। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप लेवल ट्रेंड के हिसाब से ही बाय और सेल का ट्रेड लेंगे। आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अप मूव बढ़ रहे हैं और डाउन मूव कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं, आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और फिर आप बाय ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर स्क्रूटनी करेंगे और यहाँ पर स्क्रूटनी करने पर पता चलता है कि यहाँ पर जो है प्लस डी आई लाइन का क्रॉसओवर हो गया है, माइनस डी आई लाइन के ऊपर, तो यह आपके बुलिशनेस को और मजबूत करता है। प्लस यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर लाइन भी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी है। इसका मतलब जो बुलिशनेस है उसकी स्ट्रेंथ धीरे-धीरे यहाँ से बढ़ती चली जा रही है। ये यहाँ पर से एडीएक्स इंडिकेटर की स्ट्रेंथ जो है बुलिशनेस की बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर कलर ग्रीन है, इसका मतलब यह बुलिशनेस की स्ट्रेंथ को डिस्प्ले कर रहा है। जब आप यहाँ पर एक बाय ट्रेड लेते हैं तो उसको आप आरएसआई से भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बाय ट्रेड लेना है। यहाँ पर जब आप आरएसआई को स्क्रूटनी करेंगे तो आरएसआई यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया है। यहाँ पर आरएसआई भी बाय सिग्नल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आरएसआई की जो 37 रीडिंग है यहाँ पर, वो बता रही है कि आरएसआई जो है ओवरसोल्ड ज़ोन के आसपास है। 37 रीडिंग जो है ओवरसोल्ड ज़ोन के आसपास है। इट मीन्स यहाँ पर अभी शेयर आपको कम प्राइस पर भी मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आरएसआई के हिसाब से भी बन रही है। अब हम यहाँ पर एमएसडी इंडिकेटर की भी हेल्प लेंगे और अपने बाइंग डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू साइट में क्या होता है कि जब आप ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाते हैं, 1 या 2 इंडिकेटर्स यहाँ पर अलाउ होते हैं और अगर आप चाहते हैं कि चार्ट में आप 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा इंडिकेटर लगाना चाहें, तो आपको यहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ट्रेडिंग के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर चूँकि पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आरएसआई को यहाँ से इंडिकेटर चार्ट से हटा देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पर मैंने इंडिकेटर पोर्शन में जाकर एमएससीटी से अब मैं इसको चेक करूँगा। एमएससीटी लगा के अपने बाइंग डिसीजन को स्क्रूटनाइज़ करूँगा। इस प्रकार से जो हमने ट्रेड यहाँ पर लिया है, इस पॉइंट पर जहाँ पर मेरा कर्सर है अभी, यहाँ पर जो हमने ट्रेड लिया है उसको एमएससीटी भी सपोर्ट कर रही है। क्योंकि एमएससीटी यहाँ पर से आप देखेंगे, जो एमएसटी लाइन है वो सिग्नल लाइन को यहाँ पर उसने लगभग क्रॉसओवर दे दिया है और जो एमएसटी बार्स बने हैं वो भी इस पॉइंट से बुलिश जोन में बनने शुरू हो गए और यहाँ पर आते-आते तो एमएसटी बार्स जो हैं वो धीरे-धीरे बढ़ना भी शुरू हो गए और यहाँ से यहाँ तक लगातार ये बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पॉइंट तक, जहाँ पर हम अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ भी करने की सोच सकते हैं। इस पॉइंट पर हमने ट्रेड को यहाँ पर प्लस डी आई लाइन 41 का मेजरमेंट बता रही है, यहाँ पर हम अपने इस बाय ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने की भी सोच सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे, इसको मैं आगे आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आप अपने बाय ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी स्क्रूटनी करने के लिए अगर हम प्लस डी आई लाइन को यहाँ पर स्क्रूटनी करें, तो हम पाएँगे कि यहाँ पर से अपमूव की अमाउंट्स जो है वो कम होनी शुरू हो गई। प्लस डी आई लाइन का डायरेक्शन जब अब जो है डाउनवर्ड हो गया और अगर हम यहाँ पर माइनस डी आई लाइन का डायरेक्शन देखें, तो माइनस डी आई लाइन का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। इट मीन्स जो डाउन मूव्स जो हैं बढ़ती हुई राशियों के आ रहे हैं, डाउन मूव्स बढ़ रहे हैं। माइनस डी आई लाइन ऊपर को तभी जाती है जबकि डाउन मूव्स बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर से डाउन मूव बढ़ने शुरू हो गए हैं और अप मूव गिरने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आप अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने की सोच सकते हैं। इसके लिए हम फिर आरएसआई, एमएसीडी या ईएमए लाइन्स, इन सब की हेल्प लेंगे और यहाँ पर हम वीवैप और ट्रेंड लाइन की हेल्प भी ले सकते हैं अपने सेल डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्लस डी आई लाइन ने और माइनस डी आई लाइन ने सिग्नल दे दिया है कि हम यहाँ पर अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करें। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर एडीएक्स की जो बुलिश स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती चली जा रही है अभी। हालाँकि उसका कभी भी आगे डाउन ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर एक हिसाब से इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना चाह रहे हैं, यहाँ पर तक तो जो एडीएक्स इंडिकेटर लाइन है, जो बुलिश एडीएक्स इंडिकेटर है, वह लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर से आप देखेंगे कि ट्रेंड थोड़ा-सा स्लो हो गया है यहाँ पर से, इस जगह से। तो एक हिसाब से एडीएक्स इंडिकेटर लाइन भी हमारे सेलिंग डिसीजन को सपोर्ट कर रही है। अब हम अपने सेलिंग डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए आरएसआई की मदद लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आरएसआई का इंडिकेटर लगाया। आरएसआई इंडिकेटर लगाने पर हमें पता चलता है कि इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना चाह रहे हैं, आरएसआई यहाँ पर 71 की रीडिंग पर पहुँच चुका है। इट मीन्स आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो चुका है। मीन्स प्राइस यहाँ पर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गई और पूरी संभावना है कि प्राइस यहाँ से शेयर का नीचे गिरेगा।
इस प्रकार से आरएसआई भी हमारे यहाँ पर स्क्वायर ऑफ के डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है। अब हम आरएसआई को इंडिकेटर चार्ट से रिमूव करके यहाँ पर एमएसडी लगाएंगे और चेक करेंगे कि एमएसडी क्या हमारे इस सेल डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने एमएसडी इंडिकेटर लगाया यहाँ पर। तो एमएसडी इंडिकेटर लगाने से हमें पता चला कि यहाँ पर जो एमएसडी का स्टेटस है वो एमएसडी भी अपवर्ड मोमेंटम को कम करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर तक तो जो अपवर्ड मोमेंटम है बहुत स्टीप है और यहाँ पर से अपवर्ड मोमेंटम का ट्रेंड आपको दिख रहा है कि धीरे-धीरे कम हो सकता है। और एमएसडी बार्स की यहाँ पर स्क्रूटनी करने से पता चलता है कि एमएसडी बार की जो डिस्टेंस है वो जीरो लाइन से ऊपर अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच गई है। यहाँ पर एमएसडी बार हमने मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच गया और यहाँ से एमएसडी बार की डिस्टेंस गिरनी शुरू हो गई। इसलिए एमएसडी बार के मैक्सिमम लेंथ पर पहुंचने पर हम अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने का डिसीजन ले सकते हैं बिना एमएसडी के डाउनवर्ड क्रॉसओवर का इंतजार किए हुए। अभी चूंकि यहाँ पर एमएसडी का बियरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है, बियरिश क्रॉसओवर का इंतजार नहीं करेंगे हमें यहाँ पर जो एमएसडी बार है वो भी कुछ सिग्नल दे रहे हैं। इस प्रकार से एमएसडी बार यहाँ पर हमें हमारे जो सेल सिग्नल है जो स्क्वायर ऑफ का ट्रांजेक्शन है उसको सपोर्ट कर रहा है। और एमएसडी का स्लोप भी हमको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि एमएसडी का स्लोप अब जो है जीरो से अपनी मैक्सिमम लेंथ पर पहुंच गया है और यहाँ से जो एमएसडी है जीरो से उसकी लेंथ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो सकती है। इस हिसाब से भी हम यहाँ पर अपने बाय ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने का डिसीजन एमएसडी के जरिए ले सकते हैं। अगर हम अपने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ के डिसीजन को ईएमए से कंफर्मेशन लेना चाहें तो यहाँ पर हमें ईएमए की स्क्रूटनी करने से पता चलता है कि इस पॉइंट पर 20 पीरियड ईएमए अभी भी अपवर्ड मूवमेंट में है और प्राइस जो है सारी ईएमएस के ऊपर है। इसलिए ईएमए के हिसाब से बुलिशनेस अभी भी इसमें शेयर में बनी हुई है। तो ईएमए के हिसाब से अभी हमारा जो स्क्वायर ऑफ का डिसीजन है वह सपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आरएसआई और एमएसडी ने हमारे स्क्वायर ऑफ के डिसीजन को सपोर्ट किया है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बारे में बता दिया है। मीन्स कब हमें बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए और बाय करने की टेक्निक्स और सेल करने की टेक्निक्स क्या हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट को निकालने की टेक्निक्स क्या हैं। यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए जहाँ पर मेरा कर्सर है कैंडलस्टिक पैटर्न भी बुलिश ट्रेड लेने के लिए सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को स्क्रूटनी करने पर पता चलेगा कि इस पॉइंट पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। ये बुलिश इसने पूरा जो ये रेड कैंडल बनी हुई है इसको पूरी तरीके से इनगल्फ किया हुआ है। ये जो रेड कैंडल है इसको पूरी तरीके से इसने इनगल्फ किया हुआ है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। यह भी यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड लेने के लिए, बाय ट्रेड लेने के लिए ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी सपोर्ट कर रही है। इस प्रकार से हमने कैंडलस्टिक पैटर्न से भी अपने बाय सिग्नल को कंफर्म किया है। और अगर हम ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करते समय यहाँ पर जैसे हमने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने का डिसीजन लिया है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के आसपास, यहाँ पर अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद लेना चाहें तो यहाँ पर जो एक दोजी कैंडल बनी हुई है ये बनी हुई है 24 अप्रैल 25 को। यह दोजी कैंडल भी इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर हमें अपने बाय ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है क्योंकि यहाँ से दोजी कैंडल बियरिश रिवर्सल को बता रही है। यह बियरिशनेस शेयर में आने वाली है। इस प्रकार से हम अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट की कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न की भी मदद ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने एंट्री और एग्जिट पॉइंट के कंफर्मेशन के लिए आरएसआई, एमएसडी, कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद लेते हुए अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कंफर्म किया है। जो पैटर्न मैंने अब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग का बताया है, इसी पैटर्न के हिसाब से आपको सारी टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करनी है और सब प्रकार की ट्रेडिंग करते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जो बातें मैं आपको अभी जस्ट पहले बताई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट टाइम फ्रेम में और डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी सेटिंग आपको रखनी है एडीएक्स की, यह मैं आपको एक बार यहाँ पर बतला रहा हूँ। जब आप स्कैल्पिंग करेंगे तो 1 मिनट से 5 मिनट तक का चार्ट लगाएंगे। यहाँ पर जाके 1 मिनट का चार्ट लगाएंगे या 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे स्कैल्पिंग में। और एडीएक्स की सेटिंग जो है आप 14 रखेंगे। यह है एडीएक्स की सेटिंग, यहाँ पर 14 है, ये 14 रखेंगे आप।
और स्कैल्पिंग करते समय अगर हमारा एडीएक्स 20 और 25 के बीच में हो, तब हम मानेंगे कि हमारा ट्रेंड जो है स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर यहाँ पर 20 को हम मार्क करते हैं, यहाँ पर 20 है। तो यहाँ पर जब हम शेयर ट्रेडिंग के दौरान यहाँ पर हम पहुँचते हैं, इस जगह पर हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर का मेजरमेंट 20 है। वहाँ पर से यहाँ पर एडीएक्स की मेजरमेंट 20 है, यहाँ पर से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। बियरिश ट्रेंड लेने के लिए यहाँ पर हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। और 30 से ऊपर जब एडीएक्स इंडिकेटर की मेजरमेंट होती है, जैसे यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 एडीएक्स इंडिकेटर की मेजरमेंट है, यहाँ से ऊपर अब बियरिश ट्रेंड बहुत स्ट्रांग हो गया। तो स्कैल्पिंग में आपको इन सेटिंग्स का ध्यान रखना। और स्कैल्पिंग में आप ईएमए और वीवैप का हेल्प लेंगे। मीन्स स्कैल्पिंग के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट जानने के लिए आप एडीएक्स इंडिकेटर के साथ ईएमए और वीवैप से एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कंफर्म करें, जिससे कि फॉल्स मूव्स को हटाया जा सके। और इंट्राडे में आप जो है 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट्स के चार्ट लगे। इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें ज़्यादा सटीक सिग्नल मिलते हैं। और जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर बिलो 20 जब एडीएक्स इंडिकेटर होता है, तो साइडवेज मार्केट होता है, वहाँ पर चॉपी मार्केट होता है, वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी। आपको ट्रेड सिर्फ 25 और 40 के बीच में लेने, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन जाता है। जैसे यहाँ पर 25 की रीडिंग एडीएक्स इंडिकेटर की, यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पर 25 की रीडिंग, इससे ऊपर आपको ट्रेड लेने। जैसे यहाँ पर आपको 25 एडीएक्स इंडिकेटर की रीडिंग यहाँ पर 25 है, और एडीएक्स इंडिकेटर चूंकि बियरिश मूव्स को बता रहा है, बियरिशनेस की स्ट्रेंथ को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर आप सेल ट्रेड लेंगे इस 25 की स्ट्रेंथ को। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1 घंटा, 1 आवर, 4 आवर और डेली चार्ट लगाएंगे, 1 डे चार्ट लगाएंगे। और 1 आवर चार्ट में अगर एडीएक्स इंडिकेटर 20 से ऊपर जाने लग गया है, तो इट मीन्स ट्रेंड फॉर्म होने लग गया है। जैसे यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर की मेजरमेंट 20 है, तो यहाँ पर से बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। जरूरी नहीं कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जब हम 30 पर पहुंच जाते हैं, हम 30 पर, यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर की रीडिंग यहाँ पर 30 है, और अभी भी एडीएक्स इंडिकेटर बुलिशनेस को बता रहा है, तो इट मीन्स अब ये जो बुलिशनेस है, इसका ट्रेंड अब कंटिन्यू करेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है बुलिशनेस का। और प्लस डीआई लाइन भी अपवर्ड डायरेक्शन को यहाँ पर बता रही है, और अप मूव्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस जगह पे डाउन मूव्स, यहाँ पर से हम देखेंगे डाउन मूव्स जो है का अमाउंट कम होते चला जा रहा है। जो माइनस डीआई लाइन है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब बियरिशनेस जो है वो कम हो रही है। और प्लस डीआई लाइन का अपवर्ड मूवमेंट है, इसका मतलब बुलिशनेस इंक्रीज होती चली जा रही है, प्राइस का डायरेक्शन बुलिशनेस की तरफ है, और अप मूव्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से 30 के ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो जाता है, जहां पर हम अपने बाई ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हम डेली टाइम फ्रेम रखते हैं, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, या फिर हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं, तो वहां पर अगर एडीएक्स की रीडिंग 25 से ऊपर है, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, और एडीएक्स की रीडिंग यहाँ पर 25 के ऊपर अगर है, जैसे यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 37 है, तो ये सब बताते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड के चलते हम अभी अपनी जो बाइक, और इस एडीएक्स इंडिकेटर की स्ट्रेंथ के चलते हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। कम से कम यहाँ तक तो हम अपनी बाई पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद हम फिर डिफरेंट इंडिकेटर के जरिए या एडीएक्स इंडिकेटर के जरिए फिर
स्क्वायर ऑफ करने या न करने के डिसीजन को स्क्रूटनाइज करेंगे। एक और जरूरी बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि एडीएक्स इंडिकेटर 14 ईएमए सेटिंग में बेस्ट वर्क करता है। जैसे यहाँ पर हमने 14 ईएमए की सेटिंग लगाई हुई है, एडीएक्स स्मूथिंग 14, या 14 स्मूथिंग में, 14 एडीएक्स स्मूथिंग में, 14 ईएमए में बेस्ट वर्क करता है। लेकिन जब आप एडीएक्स इंडिकेटर की सेटिंग 7 और 10 के बीच में रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 7 रखी हुई है और अब हम इसको 10 करने जा रहे हैं, ये हमने 10 कर दिया, इसको भी 10 किया, तो अगर हम 7 और 10 के बीच में एडीएक्स की सेटिंग रख रहे हैं तो इससे हमें सिग्नल थोड़ा सा तेजी से मिलते हैं, फास्ट सिग्नल्स मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम एडीएक्स की सेटिंग को 20 और 28 के बीच में रखते हैं, इस सेटिंग को, एडीएक्स स्मूथिंग को, ये हमने 20 पर रखा, इसको भी हमने 20 किया, यहाँ पर हमने एडीएक्स इंडिकेटर की सेटिंग को 20 किया है, और अब हम यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर की सेटिंग को 28 पर ले जाते हैं, डीआई लेंथ को भी हम 28 पर ले जाते हैं। इस प्रकार से एडीएक्स इंडिकेटर की सेटिंग को जब हम 20 और 28 के बीच में रखते हैं, यहाँ पर ओके भी करना है, तो उससे क्या होता है कि हालांकि हमें सिग्नल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो भी सिग्नल मिलेंगे, जो भी ट्रेंड मिलेगा हमको यहाँ पर, वो स्ट्रॉन्ग मिलेगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलेगा। लेवल रेंज यहाँ पर 20 रहेगा और लेवल ट्रेंड भी 35 रहेगा, इन दोनों में कोई चीज़ नहीं होना है, लेवल रेंज और लेवल ट्रेंड में कोई चीज़ नहीं होना है। सिर्फ हम यहाँ पर जो एडीएक्स की सेटिंग है, इसको 20 से 28 के बीच में रख सकते हैं। उसके लिए हमें एडीएक्स स्मूथिंग को भी और डीआई लेंथ को भी, दोनों की एक ही फिगर रखनी पड़ेगी और इसको ओके कर देना। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे एडीएक्स की सेटिंग जो है 28 हो गई, इसको हमने ओके कर दिया। इस प्रकार से एडीएक्स इंडिकेटर 28 ईएमए की सेटिंग से बन गया है यहाँ पर। इस प्रकार 28 ईएमए की सेटिंग से बना हुआ ये एडीएक्स इंडिकेटर, ये प्लस डीआई लाइन, माइनस डीआई लाइन हमें ट्रेंड के बारे में बेटर इंफॉर्मेशन देंगी, और एडीएक्स इंडिकेटर की स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हमें इस स्थिति में सिग्नल हालांकि कम मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा मजबूत ट्रेंड्स मिलेंगे उसके कंपेरिजन में, जहां पर हमने एडीएक्स इंडिकेटर की सेटिंग को 7 और 10 के बीच में रखा हुआ है, जैसा कि इससे पहले जस्ट मैंने आपको समझाया है। लेकिन हर टाइम फ्रेम में जो एडीएक्स इंडिकेटर की रिकमेंडेड सेटिंग है वो 40 है, इसको आप ध्यान में रखें। अब हम एडीएक्स इंडिकेटर द्वारा ट्रेडिंग को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।